16-17 जून की त्रासदी के बाद केदारनाथ का 60% हिस्सा जो केदारपुरी है वो तबाह हो गया था। 2014 से फिर शुरू हुई पुनर्निर्माण की एक लंबी कहानी, जिसे अब 10 साल होने जा रहे हैं और अभी भी जारी है। ये बात अलग है कि लगातार जो वैज्ञानिक हैं या भूगर्भ वैज्ञानिक, जो तमाम बड़े बड़े संस्थान के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ शोध किया है, वो लगातार इतने भारी निर्माण पर सवाल उठाते रहे। लेकिन इस तमाम पुनर्निर्माण के पीछे की एक कहानी है, वो कहानी है पुनर्निर्माण की, और उस कहानी के पीछे खड़े हैं केदारनाथ के कर्मवीर। तो आज उन्हीं कर्मवीरों की कहानी को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि किस तरह विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पिछले 10 सालों से उन्होंने न तो बारिश की परवाह की, न बर्फबारी की परवाह की, और केदारपुरी पर जो एक विकास का या भारी भरकम मशीनों का या रेत बजरी सीमेंट का जो एक कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, उसके वो साक्षी हैं। ये बात अलग है कि इतने विकास कार्य होने चाहिए या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में वो जूझते हैं। उनके पास कितनी मुश्किलें होंगी। देश के अलग अलग राज्यों से वो कर्मवीर, वो जो मजदूर हैं, वो यहाँ काम करते हैं। तो उन्हीं की कहानी पर आज चर्चा करेंगे और आगे विस्तार से बताएंगे कि केदारपुरी में कितना निर्माण हुआ है, क्या क्या काम हुए हैं और क्या बाकी रह गए। केदारनाथ के जो कर्मवीर हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, इससे पहले हम आपको जो 2013 की कहानी है या फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है 350 मीटर या 400 मीटर लगभग जो संगम स्थल है मंदाकिनी और सरस्वती का, वहाँ से लेके ठीक जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है उससे पीछे का हिस्सा। 16-17 जून की जो त्रासदी थी उसने केदारपुरी, इसी को कहते हैं, ये जो 400 मीटर लंबाई और लगभग 200 मीटर इसकी जो 150 मीटर जो चौड़ाई है, 150-200 मीटर, इसी में केदारपुरी बसी हुई है। और इसको 2013 की आपदा ने 60% पूरा समाप्त कर दिया था। बिजली जो पैदल मार्ग था वो ध्वस्त हो गए थे, टेलीफोन की जो लाइनें थी वो ध्वस्त हो गई थी, हेलीपैड जो थे वो भी यहाँ पर नहीं था। उसके अलावा तमाम जितने भी पुनर्निर्माण के कार्य हुए वो 2014 से शुरू हुए। 13 में तो कुछ भी नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत पीडब्ल्यूडी जो रास्ते थे वो बनाए। 14 से पीडब्ल्यूडी और निम ने काम करना शुरू किया। निम ने जो नया रास्ता है रामबाड़ा से, उसको डेवलप किया। रामबाड़ा से लेकर जो छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छानी कैंप, थारू कैंप और उसके बाद बेस कैंप और उसके बाद केदारनाथ का ये करीब 10 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने तैयार किया। और उसके बाद पीछे का हेलीपैड तैयार हुआ, जहाँ पर आज वर्तमान में हेलीपैड उतरते हैं वो हेलीपैड तैयार हुआ। फिर कॉटेज बने, उसके बाद फिर पुल बनाए गए और फिर तीर्थ पुरोहितों को कुछ मकान बनाए गए। आदि गुरु शंकराचार्य का जो पीछे स्थल है वो बनाया गया, जो आस्था पथ है वो बनाया गया। ये तमाम कार्य चल रहे हैं, अभी भी कुछ नए काम हैं और इन सब काम को करने में हजारों मजदूरों ने काम किया। मजदूर कहाँ से आए? नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर आए। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, कोई वेल्डिंग का काम, कोई चिनाई, पत्थरों को काटना, ये सब काम पिछले 10 सालों से लगातार चल रहे हैं। और कई बार तो जब शुरुआत में निम्न ने काम किया था तो उस समय तो 12 महीने काम हुआ था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पूरे 12 महीने यहाँ पर काम चलता रहा। जैसे ही बर्फबारी होती रही काम रुकता, फिर बर्फ़ को हटाया जाता, फिर काम शुरू कर दिया जाता। कई काम हुए, फिर उनको तोड़ा गया। जैसे पुल था मंदाकिनी नदी पर पहले बनाया गया, वो तोड़ा गया। स्नान घाट बनाए गए थे संगम पे, वो तोड़ दिए गए, नए बनाए जा रहे हैं। तो काम लगातार चल रहे हैं और उन कामों के पीछे जो वो लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, इस पूरी केदारपुरी को एक तरीके से नया स्वरूप दे रहे हैं, वो कितनी मेहनत करते होंगे, कितना उनको मेहनत लगता होगा। पहले केवल निम और पीडब्ल्यूडी थी, लेकिन अब जो है 5-6 कंपनियां हैं जो यहाँ पर अलग अलग काम कर रहे हैं। बिजली यहाँ पर 2 लेन कर दी गई है, यानी एक फेज़ अगर कटता है तो दूसरे फेज़ से बिजली यहाँ पर पहुँचा दी गई है। तो ये सब काम है। और पहले केवल रहने की व्यवस्था केवल केदारपुरी में थी और थोड़ा GMBN के कॉटेज थे, जो पुराना जो घोड़ा पड़ाव है वहाँ पर, जहाँ पर फिर से इंद्रलोक, हिमलोक कॉलोनी बना दी गई है, टेंट कॉलोनी। अब चलते हैं सीधे हम इन जो केदारपुरी है और वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं और कितने
कामों को कर लिया गया है वो उन कामों को भी दिखाएंगे आपको, और जो काम हो रहे हैं कोशिश करेंगे उन मज़दूरों से भी बात करने की जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये 2013 से पहले कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा हेलीपैड हुआ करता था यहाँ पे, 2 हेली उतरने की व्यवस्था थी, और ये टेंट कॉलोनी, ये बसासत कुछ भी नहीं थी। मैं साहब 2014 से हूँ। उस समय क्या क्या काम हुआ था? सब ये सब पत्थर वत्थर का ये लेबर चार्ज में रहते थे, अपना इधर जो पीछे था इधर रहते थे, अपना काम करते थे, अपना खाना पीना खाए, अपना फिर अंदर टेंट के हो जाते थे। तो 14 से लगातार हैं? नहीं, थोड़ा बीच में छोड़ दिए थे, थोड़ा कोई ठंड की वजह प्रॉब्लम आई, इसके लिए थोड़ा फिर अपना उधर ही करने लगे, लोकल में रह के। थोड़ा इधर अच्छा लगा, थोड़ा आप देखा इधर पब्लिक ज़्यादा, थोड़ा वर्कर लोग ज़्यादा आने लगे, थोड़ा इधर पैसा ज़्यादा मिलने लगा, इधर आगे अपना आगे मजदूर लोग तो ऐसे रहते हैं। काम करने में कितनी दिक्कतें आती हैं? इतनी मुश्किलें हमने झेली है कि बहुत बर्फ़बारी पड़ती है, बहुत मुश्किलें झेली है हमने इधर। अभी भी मौसम वैसा ही रहता है? हाँ, अभी तो खैर रहता ही है, कभी बर्फ़बारी होती है, कभी बारिश पड़ती है, कभी बादल, ये सब रहते ही हैं यहाँ। तो घर से इतने दूर कितने समय बाद जाते हैं? अब अभी आप कितने समय बाद जाएंगे? अभी साहब 1-1.5 महीने के बाद जाएंगे। शुरू में यहाँ पे काम करना बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, और जब कर्नल अजय कोटियाल सर ने यहाँ पे काम का जिम्मा लिया तो रामबाड़ा से ऊपर बिल्कुल रास्ता लगभग ख़त्म हो चुका था। उसको बनाने का, नए रास्ते को बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, उसको हमने शुरू किया। फिर धीरे धीरे रास्ता बना के 3-4 महीने में केदारनाथ तक पहुँचे। फिर केदारनाथ में एक बेस बनाना था सबसे पहले, जिससे कि सामान की इंडक्शन नीचे से हो सके, और यहाँ पर एक हेलीपैड का निर्माण हमने किया, और जो एक रिकॉर्ड टाइम पे उस टाइम पूरा किया गया। और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे साथ जो नेपाल के मज़दूर थे, उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत साहस के साथ में यहाँ पर काम किया, और लगभग ये काम 6 महीने के अंदर पूरा कर लिया गया। सबसे पहले हमने नीचे रामबाड़ा से काम शुरू किया। रास्ते का काम जो लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, उसका काम किया, और उसके बाद लिंचौली में एक हेलीपैड बनाया हमने। फिर केदारनाथ में एक बड़ा हेलीपैड बनाया गया, जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर थी। और उसके बाद मंदिर के बैक साइड में एक VIP हेलीपैड बनाया गया, जो काफ़ी बड़ा है, और जिसमें लगभग 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उतर सकते हैं। उसके बाद मंदिर के पीछे एक सुरक्षा दीवार की ज़रूरत पड़ी, और उसको बनाया गया। और फिर यहाँ पर अंदर के काम शुरू किए गए, जिसमें यात्रियों के ठहरने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम का कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया, और जो हेलीपैड बनाया गया था उसमें लगभग 100 टेंटों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। वो हमने शुरू के लगभग 2 साल में काम कंप्लीट किया। पाना जाता है उसमें। क्या कह रहे, मिले ही नहीं? नहीं मिले हैं, ये देखो तो खोल के रखे हैं। तार नहीं बांधा जाने तो फिर टाइट करना होता है ना, उससे मुश्किल हो जाता है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ काम करना बहुत टफ़ है। यहाँ का सबसे पहले यहाँ का क्लाइमेट बहुत टफ़ है, यहाँ हर कोई रह नहीं पाता। यहाँ हर दिन मौसम चेंज होता है, दिन सुबह कुछ और होगा, दिन में कुछ और, फिर शाम को कुछ और हो जाता है। सुबह अगर अच्छी खासी धूप होगी, दिन में बरसात हो जाती है, शाम को फिर बर्फ़ गिरने लग जाती है। यहाँ के और नीचे सबसे मेन रोल है मौसम का, नीचे का और यहाँ का सबसे मेन रोल है मौसम का जी। पाना जाता है उसमें। क्या कह रहे, मिले ही नहीं? नहीं मिले हैं, ये देखो तो खोल के रखे हैं। तार नहीं बांधा जाने तो फिर टाइट करना होता है ना, उससे मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हम खोल रखे हैं।
हम यहाँ में आए थे 20 में, अच्छी कमाई हो रही है और फिर हमारे कंपनी की भी ठीक ठाक चल रहा है काम। और मार्च में आए थे, बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी, बीच में बर्फ़ पड़ती गई, गलती गई और इस तरीके से मौसम अब तो साफ़ हो गया केदार बाबा के। ना तबीयत तो हमारी ठीक है, बाकी और लोग और सब लोग ठीक है भी है। काम करने में आनंद आ रहा है? काम करने में बहुत आनंद आ रहा है। ये तो केदारनाथ धाम है, इसलिए तो काम करने में मज़े ही है। केदारनाथ के कर्मवीरों की कहानी आपको ज़रूर देखनी चाहिए या समझनी चाहिए। दरअसल 2013 की जो हिमालय की सुनामी थी वो 500 सालों में भूकंप के अलावा इतनी बड़ी त्रासदी जल प्रलय की नहीं आई थी। जल प्रलय इतना भीषण था कि उसने केदारनाथ का 60% हिस्सा ख़त्म किया। रामबाड़ा पूरी तरीके से तबाह हो गया। गौरीकुंड का भी 60% जो बसासत थी वो उसने ख़त्म की। जो सोनप्रयाग था वो भी तबाह कर दिया था, केवल 30-40% सोनप्रयाग बचा उसके बाद भी। लेकिन चूँकि केदारनाथ सबसे बड़ा धाम था उत्तराखंड में और पुनर्निर्माण का काम शुरू करना था, यात्रियों में तो खौफ था ही। जो यहाँ पर कर्मचारी जो नेपाली काम करने आए थे उनमें भी शुरुआत में खौफ था। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई यहाँ पे कि मज़दूर काम छोड़कर यहाँ से भाग गए। किसी तरीके से उनको मनाया गया, उनकी जो सैलरी है, जो उनकी दिहाड़ी है वो भी बढ़ाई गई। किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ होगा सोचिए आप, जहाँ पर अभी भी जबकि यहाँ पर संचार की सुविधाएं हैं, बिजली है, हेलीकॉप्टर लगातार ऑपरेट हो रहे हैं, उसके अलावा और भी संसाधन यहाँ पर मुहैया कराए जा चुके हैं। लेकिन उस समय 14, 15, 16 ये जो 3 साल थे कितने मुश्किलों भरे रहे होंगे यहाँ आकर आप समझ सकते हैं। मौसम सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश करता है। एक एक सामान यहाँ पर घोड़े कचरों से आ रहा है। बड़े सामान यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना का माल विभाग विमान है वो उतरा था। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रक, ATV ये तमाम जो यहाँ पर ऑपरेट आप देखते हैं वो यहाँ पर पहुँचे। तो कुल मिलाकर केदारनाथ की स्टोरी को बताते समय, इन कर्मवीरों की जो कहानियों को बताते हुए, क्योंकि अलग अलग राज्यों से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, नेपाल से हैं, उत्तराखंड के भी कुछ युवा यहाँ पे हैं जो काम करते हैं। अलग अलग कहानियाँ हैं। पैसा ज़्यादा मिलता है लेकिन इन चुनौतियों के बीच ये केदारपुरी को बसा रहे हैं और पूरा मास्टर प्लान के तहत ये काम हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों के मकान बन रहे हैं, उसके अलावा दुकानें बनेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसे हैं वो बनते हैं, शौचालय हैं वो बनेंगे। तो एक पूरा मास्टर प्लान के तहत बनाया जा रहा है। वो दूसरा पहलू है जिस पर हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ये जो केदारपुरी है, ये जो पूरा दलदल है, ये कितना इसका प्रेशर झेल पाएगा। जो कंक्रीट के महल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना काम अभी तक हुआ है वो एक्सेस हो चुका है और अभी लगभग 5-6 साल और लगेंगे, 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि काम करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। सर मैं 2016-17 से आता हूँ। पहले नीम में भी करता था मैं काम, इस साल से यहाँ कर रहा था। हाथ कैसे दिक्कत हुआ था? हाथ कैसे कटा? सर ये हाथ 2001 में कट गया था मेरा। तब मेरे बच्चे छोटे छोटे भी थे, 3 बच्चे मेरे। अब तो सारे बड़े हैं, नाती पोते हैं। अच्छा, आम आदमी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर यात्री बहुत दिक्कत होते हैं। आप एक हाथ से काम करने के लिए आपको कितनी? सर जीने के लिए एक संघर्ष भी बहुत बढ़िया है, संघर्ष भी करना पड़ा। बिना संघर्ष का कुछ जीवन सफल नहीं। मैंने इधर मंदिर में देखा कि कई आदमी हैं 2 हाथ पैर के होते हुए भी जो कि मांग रहे हैं, पर मुझे जो कि मांग के खाना जो कि अच्छा नहीं लगता। अपने खुद अपनी मेहनत के कमा के खाने में जो कि रंग देते हैं मेहनत का कमाई, उसी में बढ़िया खुश लगता है मेरे। सर भोले बाबा की कृपा है। हम कुछ काम कौन होते करने वाले, जो कुछ भी उन्हीं का आशीर्वाद। हम कौन है? एक तो हम तो कठपुतली है, इंसान तो हम कठपुतली हैं, बाकी और कुछ नहीं। जो कुछ भी है उन्हीं का है। भोले बाबा जी करवा रहे हैं, बाकी और कोई नहीं करवा रहा।
ये तो है यहाँ कोई खाना सबसे बढ़िया मिलता नहीं, एक गम बूट मिले केवल आपको जी। और टोपी और जैकेट नहीं मिला। ये जैकेट कहाँ से लिया आपने? ये तो खरीद कर लाए सर 900 का। और आप भी? इनके पास तो जैकेट दिखी नहीं रही। अच्छा, पैसा कितना मिलता है? ऐसा सर यहाँ 600 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी है जी। एक दिन का ना? खाना ना खा के। छुट्टी भी रहती है कभी? छुट्टी बारिश में सर होती है, बाकी नहीं। जिस केदारनाथ को आप स्वर्ग मानते हैं, कहते हैं, या वाकई में ये स्वर्ग है, लेकिन 2013 की आपदा के बाद जो विनाश यहाँ हुआ था उसको संवारने और सजाने का काम देश के अलग अलग राज्यों से आए ये कर्मवीरी कर रहे हैं, यानी वो मजदूर कर रहे हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है। कई कंपनियां ऐसी हैं यहाँ पे, पहले तो सारा काम निम करती थी, लेकिन अब सारा काम अलग अलग कंपनियां कर रही हैं। कुछ कंपनियां तो वाकई में ऐसे हैं जो प्रॉपर उनको जो उनकी दिहाड़ी है, यानी जो मजदूरी है 700 रुपया जो निर्धारित की गई है वो दे रही है। उनके लिए जूते हैं, जैकेट है, टोपी है, ग्लव्स है, ये दे रही है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जो तय अनुसार जो उनकी मजदूरी है वो भी नहीं दे रही है। कईयों के पास केवल जूते हैं, जैकेट नहीं है। जो ESI कटता है हर एम्प्लॉय का, यानी जो लेबर लॉ यहाँ पर उनके मज़दूरों के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं है। ESI नहीं कट रहा है उनका। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो जाती है, कैजुअल्टी हो जाती है या वो बीमार हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में काम कर रहे हैं यहाँ पे मज़दूर कि बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। अब आप कंपनियों की बात करें तो यहाँ पर सत्य साई कंपनी है, एक गावर कंपनी है, एक भारत कंस्ट्रक्शन भी है, ओमकार कंस्ट्रक्शन भी है, उसके अलावा जो वुड स्टोन है वो है। तो PWD ने कई काम बांटे हुए हैं, लेकिन इन तमाम कामों को करने में कितनी कठिनाई है। आप ये स्ट्रक्चर देखिए, कहाँ कहाँ से लोहा, सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी आ रहा है और काम करना 12,000 फीट, 11,500 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर ये काम चल रहे हैं। तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। और जिन भी मज़दूरों से हमने वैसे बात की वो खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि डर रहे हैं कि अगर कंपनी के लोगों ने देख लिया तो उनको हटा दिया जाएगा। तो चुपचाप वो जब कैमरा ऑफ था तब बता रहे थे कि बहुत बुरी स्थिति है उनकी, और प्रॉपर उनको जूते या फिर उनकी सैलरी या ESI ये कट। कुछ मज़दूरों को वाकई मालूम है कि क्या होता है ESI, कितना फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है PMO या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हो रहा है। और कई ऐसी गलतियां हैं जिनको यहाँ के अधिकारी, चाहे वो DM हो, मुझे नहीं मालूम DM या फिर कमिश्नर या फिर SDM, इन अधिकारियों ने कभी इन मज़दूरों से पूछा होगा कि आपको सैलरी प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, आपके पास जूते, कपड़े, प्रॉपर आपको खाना, जो भी नियम हैं लेबर लॉ के वो फॉलो हो रहे हैं कि। बहुत बार मुख्यमंत्री, अधिकारी, मंत्री यहाँ देखते हैं काम को, जायज़ा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन शायद ही इन मज़दूरों से वो कभी बात भी करते होंगे, इनकी तकलीफ़ सुनते होंगे कि क्या इनको दिक्कतें हैं। अधिकतर जो मज़दूर हैं वो नेपाल और यूपी के बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, जो नेपाल से टच जुड़ता हुआ इलाका है, वहीं से जुड़े हुए हैं। आगे की तरफ चलते हैं, एक आपको ऐसा काम दिखाते हैं जो भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ गया, जिसकी जांच भी हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी हो रहा है। सिंचाई विभाग ने 46 करोड़ की ये पूरी सेफ्टी वॉल बनाई थी, और ये सेफ्टी वॉल जो है वो मंदाकिनी जो रिवर बैंक है उससे सुरक्षा के लिए प्रदान की गई थी, लेकिन अभी उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी ये पूरी जो सेफ्टी वॉल है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और इसी के ऊपर पूरा आस्था पथ बन रहा है, दुकानें बन रही हैं, मकान बन रहा है। और सबसे ज़्यादा खतरा मंदाकिनी से ही है, और मंदाकिनी में ही ऊपर से दूध गंगा मिलती है। तो अब आप देखिए कि केदारनाथ में किस तरीके का काम हो रहा है, और भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इस पूरी दीवार का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। कुछ जगह दिख रही है दीवार, और ये करीब 300 मीटर दीवार थी। इसकी जब जांच की गई, जियोलॉजिस्ट ने इसकी जांच की, तो रिपोर्ट में कई खामियां पाई। अंदर पत्थरों के बीच मिट्टी, सीमेंट और रेत, बजरी वैसे ही भर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि केदारनाथ में अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये दीवार टूटेगी, और उसके साथ साथ और भी बड़ा नुकसान वो करेगा।
मैं यूपी बहराइच से हूँ और मैं केदारनाथ वही 18 मार्च को ऊपर आया था सोनप्रयाग से 19 मार्च को मैं केदारनाथ के लिए आया था। उस वक्त मैं रास्ते में जब आ रहा था तो बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ी मुझे। बर्फ़ भी गिर रहा था, बारिश भी हो रही थी, मेरे पास उस वक्त रेनकोट भी नहीं था। हम लोग भीगते केदारनाथ आए। उस वक्त हमारी हालत बहुत डाउन हो चुकी थी। यहाँ पे आए तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था नहीं थी, रजाई गद्दे भी नहीं थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ नीचे भी PWD हमारी कंपनी है, हमने वहाँ से रजाई गद्दे भी लिए। रात में बर्फ़ पड़ी हुई थी, 4-4 फुट बर्फ़ गिरी हुई थी जिस समय हम लोग आए थे। अब हमारे यहाँ आने के बाद ना हम नीचे जा सकते ना ऊपर रह सकते, लेकिन हमने किसी तरह उस दिन रात काटी और सुबह होते ही फिर हमने देखा कि पूरा बर्फ़ लगा हुआ था। उसको हमने अपनी साइडें चालू करवाने के लिए लेबर लेके आए रखे थे अपनी, उनसे हमने बर्फ़ पूरी हटवाई। उसके बाद सुबह काम शुरू किया 10 बजे से, लेकिन फिर अगले दिन वैसा ही मौसम हो जाए। पर डे बर्फ़ गिरता था, पर डे हम लोग बर्फ़ हटाते काम करते। और ऐसा हो गया कि नीचे से खच्चर आने को नहीं आती थी, जिसकी वजह से हमें समझ लो राशनों की दिक्कत होने लगी। कुछ दिन तो ऐसा भी रहा, हम लोगों ने नमक चावल बना के खाया, वो भी लकड़ी जलाकर। जो भी हमारे पास लकड़ी पड़ी थी उस पर हमने जलाया, नमक चावल कैसे भी हमने गुजारा किया। एक दिन ऐसे करते करते आज कम से कम हो गया मुझे 2-2.5 महीने से ऊपर हो गए। काम करना यहाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो देखिए यात्री जो भी आते हैं ऐसा लगता है जैसे हम एक दिन के लिए आए हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत जन्नत में आ रखे हैं। लेकिन जिस वक्त जो लेबर आती है यहाँ परमानेंट काम करती है, उससे पूछिए, एक दिन यहाँ रहना समझिए बहुत मुश्किल है। अभी इस समय आजकल का ही मौसम देख लीजिए, कल बर्फ़बारी शुरू हो गया, लेबर काम कर रही थी, काम रुक गया, मेरा बंद हो गया। उसके बाद ऐसा मौसम बना हुआ है, अभी कोई पता नहीं कि कैसा बर्फ़ गिरेगा, क्या मौसम रहेगा, टेम्परेचर कैसा है, कोई पता नहीं है, कब कौन बीमार पड़ जाए। लेकिन हम लोग क्या है कि लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं इस समय, और हमारे मजदूर चले हैं तो यहाँ का समझ लो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, काम ही रुक जाएगा केदारनाथ का। मंदाकिनी तट के किनारे आस्था पथ यानी जो मंदिर जाने का मार्ग है वो तैयार किया जा रहा है, और इसी मार्ग पर दुकानें भी बनाई जा रही हैं, शौचालय का निर्माण हो रहा है। जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं मज़दूर, वो लगभग अगले साल तैयार हो जाएगा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और मज़दूर जो हैं लगभग गावर और सत्यसाई जो दोनों कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें अधिकतर मज़दूर नेपाल और उत्तर प्रदेश के जो बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी है वहाँ के। दरअसल शुरुआत में जब केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ तो सारे मज़दूर, लगभग 90% मज़दूर जो हैं वो नेपाल के थे। लेकिन धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ता गया, काम टेक्निकल होने लग गया, क्योंकि शुरुआत में हेलीपैड बना, उसके अलावा रास्ता बना, इस तरह की चीज़ें बनी। लेकिन अब टेक्निकल काम ज़्यादा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके अलावा जो और भी काम हैं, जैसे रास्तों का काम है, रेलिंग लग रही हैं, फिनिशिंग का काम दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक प्लम्बर है, लकड़ी का। तो जो बनावट का काम है उसमें बाराबंकी, बहराइच और यूपी के जो मज़दूर हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, और वही इन काम को अंतिम रूप दे रहे हैं। यहाँ का अनुभव कैसा है? आप कब यहाँ पर पहुँचे थे? यहाँ की परिस्थितियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कठिन है, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन की तो बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, काम करने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है यहाँ पे स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वर्ग ही है समझ लीजिए। आप कब आए थे, किस सन में? हम आए थे यहाँ पे सन 2014 में, सन 2014 से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और क्या क्या किया आपने? काम तो सारे सर यही हो रहे हैं, मकानों के, जैसे बिल्डिंग बनाना हो गया, यही सारे काम चलते हैं। रास्ते का काम है, कहीं पुल का काम है, कहीं और कुछ भी, मतलब ये इसका काम जो है वो पूरा करते हैं हम लोग यहाँ का। तो ये तो है ही कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं सर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कभी तबीयत बिगड़ी हो, घर की याद ज़्यादा आती है? वो तो होता है सर, यहाँ पे तो तबीयत बिगड़ना तो आम बात है सर। ये किस टाइम पे तबीयत ख़राब हो जाएगा कोई पता नहीं है। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही भयानक होता है।
केदारनाथ में एक पूरा शहर बसाया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर 7 ट्रक हैं, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, 7 पॉकलैंड हैं और करीब 6 जेसीबी मशीनें हैं। उसके अलावा भी एटीवी और बहुत सारी जो मशीनें हैं जो पत्थरों को काटती हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं। जो कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं वो पत्थरों को काटने के लिए भी बड़ी मशीनें उन्होंने लगा रखी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो साइंटिस्टों ने कहा था, यानी आपदा के बाद चाहे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हो या फिर जीएसआई हो या फिर हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, जितने भी साइंटिस्टों ने केदारनाथ को लेकर अपनी रिसर्च की थी, उन सब का ये मानना था कि यहाँ पर भारी निर्माण कार्य न किया जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। इस पर मैंने पिछले साल भी एक वीडियो विस्तार से बनाया था कि क्या रिपोर्ट में कहा गया था और क्या हो रहा है। अब इस केदारपुरी की एक क्षमता है। दरअसल इस जगह में पहले ही केदार का मतलब होता है दलदल। तो ये जो 5-5 मंजिलें बिल्डिंग बन रही हैं, पहले यहाँ पर 2 मंजिला बिल्डिंग ही जो नगर पंचायत थी उसमें अलाउ थी, लेकिन अब 4-5 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। तो क्या ये कंक्रीट, ये जो लोहा, ये जो सीमेंट है, ये इसका वजन सह पाएगा इस केदारपुरी का? ये सबसे बड़ा सवाल है। कर्मवीर तो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो रोज़गार मिल रहा है, वो अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन सरकारों को भी सोचना होगा कि क्या केदारपुरी को हम बसा रहे हैं या नई आपदा की तरफ बढ़ा रहे हैं। केदारनाथ के ये कर्मवीर जो हैं वो अपने घर से मीलों दूर यहाँ पर केदारनाथ को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। शुरुआत में काम करना मुश्किल ही नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ होने के कारण मज़दूर जो नेपाल से थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे काम अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, इसलिए मज़दूरों की जो संख्या है वो अब नेपाली मज़दूरों की जगह है यूपी के जो बहराइच, बाराबंकी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों से ज़्यादा आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके बावजूद भी मज़दूरों की अपनी एक समस्याएं हैं। इन सारे मज़दूरों की अपनी एक छोटी छोटी कहानियां हैं। हर एक परिवार से दूर 3-3 महीने के लिए, 4-4 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। कुछ मज़दूर तो ऐसे हैं जो 2014 से लगातार यहाँ पर इस पुनर्निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। आपके कमेंट से बताइएगा कि ये क्या इस पर एक और स्टोरी बनानी ज़रूरी है कि मज़दूरों की जो लाइफ है केदारनाथ में। फ़िलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। केदारनाथ के कर्मवीरी हैं जो विकट परिस्थितियों के कारण पूरे केदारनाथ को एक नया आयाम दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले 5-6 सालों में आप देखेंगे कि केदारपुरी का पूरा नक्शा जो है वो बदल जाएगा। संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। केदारनाथ सीरीज जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।